नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शहरी सहकारी बैंक के बारे में बात करेंगे। चूँकि यह विषय आजकल चर्चा में बना हुआ है, तो इस पूरे विषय के बारे में समझेंगे कि आखिर शहरी सहकारी बैंक क्या होता है और इससे जुड़ी हुई क्या कुछ बातें कही गई हैं हाल के समय में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये चूँकि बैंक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसे हम जीएस के पेपर 3 में अर्थव्यवस्था वाले खंड में रखेंगे। तो इस पूरे डिस्कशन के आधार पर जो आज का डायमेंशन बन सकता है वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये खबर है क्या, इस पूरी खबर के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूसीबी के बारे में। यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके बारे में हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। आगे हम जानेंगे कि आरबीआई पैनल ने इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ सिफारिशें की हैं। जाहिर सी बात है, आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है, तो उसने एक पैनल गठित की थी। पैनल क्यों गठित की थी, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि उस पैनल ने जो सिफारिशें दी हैं, उन सिफारिशों में क्या कुछ बातें कही गई हैं। और ये सिफारिशें चूँकि कल ही आई हैं, इस कारण से यह डिस्कशन का एक विषय बन गया है। आगे हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ एक कंक्लूजन निकल कर सामने आता है और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए एक सवाल। तो आइए देखते हैं आज की खबर क्या है। खबर ये है कि आरबीआई अपॉइंटेड पैनल सजेस्ट्स 4 tier स्ट्रक्चर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। यानी आरबीआई के पैनल ने एक सिफारिश की है। सिफारिश क्या की है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं, उनको 4 स्तरीय संरचना के तौर पर उन्हें विभाजित किया जाना चाहिए। इस पैनल ने कुछ और भी सिफारिशें की हैं, इसके बारे में हम और अच्छे से विस्तार से अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी शहरी सहकारी बैंक की बात की जा रही है, वो दरअसल होते क्या हैं, उनकी क्या कुछ खास विशेषता होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ मैंने इसको फुल फॉर्म के तौर पर लिखा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, शहरी सहकारी बैंक। उसे मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि शहरी सहकारी बैंक में एक वर्ड आ रहा है सहकारी। ठीक है, सहकारी यानी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक की यदि हम बात करते हैं तो वो दरअसल मुख्य तौर पर 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं। क्योंकि आज हम शहरी सहकारी बैंक के बारे में बात करेंगे, तो शहरी सहकारी बैंक के स्तर पर क्या कुछ बातें कही गई हैं, इसके बारे में तो हम विस्तार से जानेंगे ही। लेकिन एक ग्रामीण सहकारी बैंक का भी एक लेवल होता है, वो अलग होता है। और शहरी सहकारी बैंक की कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो इसको 2 मुख्य स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। एक तो अर्बन यानी शहरी और दूसरा सब अर्बन यानी अर्ध शहरी। ठीक है, अर्बन यानी शहरी, जो शहरी सहकारी बैंक होता है, और सब अर्बन यानी अर्ध शहरी सहकारी बैंक के तौर पर इसे हम जान लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आखिर कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ। कोऑपरेटिव बैंक्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ। कोऑपरेटिव को यदि मैं आपको बहुत ही मोटे तौर पर बताऊं तो इसका मतलब होता है ईच फॉर वन एंड वन फॉर ईच। यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिद्धांत, ऐसा प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति प्रत्येक के लिए और प्रत्येक व्यक्ति एक के लिए कार्य करे, उसको इस तरीके से आपसी सहयोग हो इन सभी के बीच में। यह जो व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को हम सहकारी व्यवस्था के तौर पर जान सकते हैं। इसे हम कोऑपरेटिव जो प्रोविज़न है, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो बैंक के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बातें की जाती हैं। इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता की यदि हम बात करें तो पहली विशेषता ये होती है म्यूचुअल हेल्प। जो मैंने अभी बात कही ना, ईच फॉर वन एंड वन फॉर ईच, तो वही यहाँ पर बात हो रही है म्यूचुअल हेल्प यानी कि आपसी सहयोग। ठीक है, इसकी एक बड़ी विशेषता होती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता की यदि बात करें तो इसमें लोकतांत्रिक स्तर पर निर्णय लिया जाता है। यानी जो भी इस बैंक के, इस तरीके के बैंक के सदस्य हैं, वो आपस में सलाह मशविरा करके एक बहुमत के आधार पर एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में,
तो सहकारी बैंक के कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसके आधार पर ये जो बैंक हैं, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो या फिर शहरी बैंक हो, उस हिसाब से काम करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बैंक होते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनसे इनका मकसद अलग होता है। वाणिज्यिक बैंकों का मूल मकसद होता है लाभ कमाना, लेकिन इनका जो है मूल मकसद क्या होता है, आपसी सहयोग के साथ साथ जो भी समस्या है उसका निदान निकालना, जो भी उस बैंक से जुड़े हुए ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी सदस्य हैं, उनको इस तरीके से लोन मुहैया कराना ताकि वो अपनी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति सही समय से कर सकें। लेकिन इन बैंकों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याओं के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो इनमें दो महत्वपूर्ण समस्याएं निकलकर सामने आती हैं, एक तो आंतरिक और दूसरी बाह्य। आंतरिक समस्या की बात करें तो इनमें होता यह है कि इनमें कई सारे जो होते हैं वो छोटे बैंक होते हैं, छोटे स्तर पर वो संचालित होते हैं। छोटे स्तर पर संचालन होने के कारण क्या होता है कि उनका जो पूंजीगत आधार है वो पूंजीगत आधार कम होता है। ठीक है, जब पूंजीगत आधार कम होता है तो वो उतना अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाते, उतना अच्छे तरीके से ऑपरेट वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ आंतरिक स्तर पर इनकी कुछ समस्याएं होती हैं। साथ साथ में तीसरी यदि मैं इनकी समस्याओं की बात करूं आंतरिक स्तर पर, तो ये आईटी इनेबल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ये नहीं दे पाते हैं। आईटी इनेबल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या कि जो भी वित्तीय सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आसानी से प्रोवाइड करवाई जाती हैं, आसानी से उन्हें दी जाती हैं, उन ग्राहकों को दी जाती हैं इस तरीके की सेवाएं, वो वैसी सेवाएं इनके द्वारा मुहैया नहीं करवाई जाती हैं या फिर करवाई हुई जाती हैं तो बहुत ही कम स्तर पर करवाई जाती हैं। ये कुछ आंतरिक समस्याएं हैं। जहाँ तक बात है बाह्य समस्या की, तो बाह्य समस्या के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम कहें तो विनियमन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। विनियमन यानी कि रेगुलेशन। ठीक है ना, कौन इसका नियंत्रण करेगा, किस हिसाब से इसका नियंत्रण होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो बैंक होते हैं शहरी सहकारी बैंक, इनको बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई के बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। इसके साथ साथ जो राज्य के स्तर पर जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनके माध्यम से इनका रेगुलेशन होता है और साथ ही मल्टी स्टेट लेवल पर सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से इनका रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनका रेगुलेशन होता है। एक बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इनका रेगुलेशन होता है। दूसरा, राज्य के स्तर पर यदि देखें तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के माध्यम से इनका रेगुलेशन होता है। और तीसरा, यदि मल्टी स्टेट के लेवल पर यदि हम बात करें, बहुत सारे राज्यों में यदि कोई ऐसा सहकारी बैंक है जो कि कार्य कर रहा है शहरी सहकारी बैंक, तो वो जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत वो रन होता है, उसके अंतर्गत वो रेगुलेट होता है। तो इस तरीके से रेगुलेशन को लेकर के साथ इसके साथ एक बाह्य समस्या जुड़ी हुई है। अब इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई है उसने फरवरी 2021 में एक पैनल का गठन किया था। कब गठन किया था? तो फरवरी 2021 में, यानी कि इसी साल के फरवरी माह में। किसके नेतृत्व में ये गठन किया गया था? तो एन.एस. विश्वनाथन। ठीक है ना, इनके नेतृत्व में गठन किया गया था। ये कौन है? ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और इन्हीं को कहा गया कि आप एक पैनल के माध्यम से सुझाइए कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो शहरी सहकारी बैंक हैं, वो अभी तक किस हिसाब से रन कर रहे हैं, किस हिसाब से संचालित हो रहे हैं और इनमें क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसके आधार पर हम फिर काम करेंगे। आरबीआई और अन्य स्तरों पर जो शहरी सहकारी बैंक को लेकर के जो भी गतिविधियां पिछले समय में से चल रही हैं, पिछले लगभग 3-4-5 सालों से जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों को एक तरीके से मॉनिटर करने के बाद यदि अभी की स्थिति में उनमें कुछ सुधार हो गया है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, क्या कुछ हम नए तरीके अपना सकते हैं,
उनका अच्छे से संचालित होने में, इसके लिए इस पैनल का गठन किया गया था। और इस पैनल ने अब एक जो भी अपनी सिफारिशें दी हैं उस पर हम आगे बात करते हैं। तो पहली सिफारिश की हम बात करें तो पहला तो ये है कि 4 स्तरीय संरचना की बात कही जा रही है, जिसकी बात मैंने सबसे पहले कही थी। 4 स्तरीय संरचना के स्तर पर यदि हम देखें तो फर्स्ट टियर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 4 स्तर पर ये शहरी सहकारी बैंक विभाजित हों। किस आधार पर? तो डिपॉजिट के आधार पर, जमा के आधार पर। जमा यानी कि 100 करोड़ का जमा जो हो वो फर्स्ट ईयर वाले बैंक में हो। यहाँ पर मैं जमा लिख देता हूँ, जमा के आधार पर, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, जमा के आधार पर ही ये संरचना डिफाइन की गई है इस पैनल के द्वारा। पहला जो है फर्स्ट ईयर में 100 करोड़, दूसरा जो है 100 से 1000 करोड़, तीसरा जो है वो 1000 से लेकर के 10,000 करोड़, और चौथा जो है मोर देन 10,000 करोड़। यानी इतनी पूंजी का जो जमा यदि किसी शहरी सहकारी बैंक के पास इस हिसाब से हो, इस आधार पर हो, तो उन्हें हम इस तरीके से हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये चौथा फोर्थ ईयर। इस तरीके से हम इसे सब डिवाइड कर सकते हैं शहरी सहकारी बैंकों को। किसने सुझाव दिया है? तो एनएस विश्वनाथन कमेटी के माध्यम से ये सुझाव आया है। दूसरा क्या कहा गया है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो होता है वो मिनिमम 9 से लेकर के 15% के बीच का रहे। ठीक है ना, इस पैनल ने ये बात भी कही है कि जैसे इसमें होता क्या है, CRAR को मैं यदि मोटे तौर पर आपको बताऊं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी बैंक का कैपिटल और उसकी कैपिटल से जुड़ा हुआ जो रिस्क है, इसका जो अनुपात है, वो जो रेशियो है, वो मिनिमम जो है वो 9 से 15% के बीच ही वैरी करना चाहिए। इस आधार पर ये जो 4 स्तरीय संरचना होगी, इस 4 स्तरीय संरचना के कॉन्टेक्स्ट में CRAR 9 से 15% तक ही वैरी करना चाहिए। इस पैनल ने इस तरीके का सुझाव दिया है। आगे हम बात करें तो अन्य सिफारिशों के अंतर्गत विभिन्न ऋणों की अलग अलग ऊपरी सीमा भी तय करने की बात कही गई है। विभिन्न ऋणों मतलब जैसे कि होम लोन यानी कि गृह ऋण दिया जाता है इसके माध्यम से, या फिर स्वर्ण आभूषण के लिए यदि ऋण दिया गया हो, या फिर कोई ऐसा ऋण दिया गया हो जिसमें जोखिम की स्थिति बन सकती हो, इनसिक्योर्ड टाइप का यदि वो लोन है ना, तो ऐसी स्थिति में उसकी ऊपरी सीमा जो है वो तय करने की बात कही गई है कि ऊपरी सीमा तय की जाए ताकि उसके हिसाब से ही ये जो बैंक हैं वो ऋण दें। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इन बैंकों के माध्यम से जो लोन आवंटित किए जा रहे हैं हाल के समय में, उसके कारण जो है इन पर बैड लोन वाली स्थिति पनपने लगी है। और इस कारण से बैड लोन के कारण हो क्या रहा है कि भ्रष्टाचार वाली स्थितियां भी देखी जा रही हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पैनल ने इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। आगे हम देखें तो पैनल ने यह भी कहा है कि पर्यवेक्षण जो है सुपरवाइजरी की व्यवस्था की जाए। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा। ठीक है ना, RBI जो है एकदम बहुत तेजी से, बहुत अचानक जो है एकदम एक्टिव इस तरीके से न हो कि ये जो बैंक हैं ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाए, इनको अचानक से समाप्त करने वाली स्थिति न की जाए, बल्कि इनका सुपरविजन किया जाए, पर्यवेक्षण किया जाए। किसके द्वारा? RBI के माध्यम से, कि ये किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, जो अभी की सिफारिशें हैं उसको ये फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से RBI इनका सुपरविजन करे। उसके बाद फिर पैनल ने ये भी कहा है कि विशेष स्थिति में बाध्यकारी विलय की स्थिति आप उठा सकते हैं, है ना। तो यदि आपको ऐसा लगता है, RBI को यदि ऐसा लगता है कि जो भी शहरी सहकारी बैंक हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो सही तरीके से, पर्याप्त तरीके से वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अपनी क्षमता का वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने मकसद को, जो भी सामाजिक आर्थिक मकसद है उनका, उन बैंकों का, उस मकसद को पूरा करने में वो असफल हो रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में उनको क्या किया जा सकता है, उनका विलय भी करवाया जा सकता है। 2, 3, 4, 5 जो शहरी सहकारी बैंक हैं उनका हम विलय भी कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि आरबीआई के माध्यम से पिछले दिनों कई वाणिज्यिक बैंकों का भी विलय किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो विलय की संभावना हो सकती है यदि वो सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ सिफारिशें की गई हैं। एक तो सिफारिश की गई है कि छतरी संगठन आप समझ सकते होंगे कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूओ, अम्ब्रेला का मतलब तो छतरी होता है ना, तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या, छतरी का मतलब क्या होता है कि एक छत के नीचे, एक छाता के नीचे ही कई सारे लोग आ जाएं, ठीक है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी छतरी संगठन के बारे में भी इस पैनल के द्वारा सुझाव दिया गया है कि जो भी छोटे स्तर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो भी शहरी सहकारी बैंक हैं, छोटे स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके का संगठन स्थापित किया जाए जिसका कुछ अपना पूंजीगत आधार हो। पूंजीगत आधार किस तरीके से हो, तो लगभग जो कहा जा रहा है 300 करोड़ का कैपिटल बेस हो, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए 300 करोड़ तक का वो कैपिटल हो उसके पास। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हैं शहरी सहकारी बैंक, उनका ये नेतृत्व करे और उसके आधार पर कार्य करे। साथ ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास कुछ बेहतर बिजनेस प्लान भी हो और उस प्लान के आधार पर ये उन बैंकों को अच्छे से संचालित कर सकता है ना। बाद में जो ये संगठन है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी कार्य कर सकता है ना। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वविनियमित संगठन, ठीक है। इसके लिए कहा जा रहा है कि जो भी ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी के रूप में भी वो कार्य कर सकता है बाद की स्थिति में। लेकिन फिलहाल इस तरीके का संगठन गठित किया जाए और वो इस हिसाब से जो छोटे शहरी सहकारी बैंक हैं उनका वो नेतृत्व करे। तो ऐसे कुछ सिफारिशें की गई हैं आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं कि इस पूरी चर्चा में क्या कुछ हमारे सामने निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं। निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, शहरी सहकारी बैंक हैं, इनको व्यापक रोल दिया जाए। जिस तरीके से कॉमर्शियल बैंक कार्य करते हैं, जिस हिसाब से वो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं, कुछ उसी हिसाब से जो शहरी सहकारी बैंक हैं इनको भी कार्य दिया जाए, इनको भी कुछ अपना प्रसार करने की सुविधा दी जाए और ये भी अच्छे से कार्य कर सकें। लेकिन ये इस हिसाब से कार्य न करें ताकि ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। ये जो भी लोन देते हैं उनका एक सही तरीके से रेगुलेशन हो और उनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। ये भी पैनल के द्वारा सुझाव दिया गया है। अगली बात क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी लाने की बात भी की जा रही है। जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे शहरी सहकारी बैंक हैं जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सही तरीके से वो कार्य संचालन नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसे कई शहरी सहकारी बैंक हैं जिन पर राजनीतिक वर्चस्व या राजनीतिक जो एक नियंत्रण है वो देखा जाता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप यदि नहीं रहेगा तो उस तरीके के जो बैंक हैं, ये बैंक अपना मकसद जो है, सामाजिक आर्थिक मकसद जो है वो अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है इनके साथ में जो भी सहकारी बैंकिंग का जो सिद्धांत है वो फुलफिल होने दिया जाए, इसमें किसी भी तरीके का अड़चन पैदा ना किया जाए, है ना। तो तीसरी जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ वह है कि सहकारी बैंकिंग के सिद्धांत को मजबूती मिले। है ना। तो ये जो है फुलफिल होगा तभी फिर इस तरीके के जो बैंक हैं, ये जो बैंक कार्य कर रहे हैं, इनका जो मकसद है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हम अच्छे से आपसी लेवल पर अब जो भी हमारे सदस्यगण हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं, वो
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और आसानी से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है और इसके आधार पर जो पैनल ने इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो मैंने अभी डिस्कस किया इस तरीके से एक एक करके सुझाव दिए हैं। अब ये देखना होगा कि इन सुझावों के आधार पर शहरी सहकारी बैंक किस हिसाब से कार्य करते हैं, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से फुलफिल कर पाते हैं या फिर आरबीआई को और भी कुछ रणनीतिक उपाय करने की आवश्यकता होगी, ये आगे की स्थिति के अनुसार पता चलेगा। तो आज की चर्चा में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इस पूरी चर्चा के आधार पर जो प्रश्न बन सकता है, आइए उस प्रश्न को एक नज़र देख लेते हैं। प्रश्न है, सहकारी बैंकों से आप क्या समझते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित पैनल ने शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में क्या सुझाव दिया है, चर्चा कीजिए। बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। प्रश्न में पहले खंड में हमने आपसे सीधे सीधे पूछा है कि जो सहकारी बैंक होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बारे में आपको शुरू में जो मैंने डिस्कशन किया था उसके आधार पर आपको उत्तर लिखना होगा। और सेकेंड खंड में आपको पैनल ने जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों को एक एक करके आप लोग को लिखना होगा कि वर्तमान में क्या स्थितियां हैं और पैनल ने इन स्थितियों के मद्देनज़र क्या कुछ सुझाव दिया है, उसके बारे में आपको एक एक करके बताना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।